So in this class, we are going to discuss types of grammar. What is grammar actually? जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि कोई भी लैंग्वेज अगर है आपके पास, तो लैंग्वेज comprises of three things. First one was set of valid alphabets. Then second thing was set of valid words, and third was grammar rules. So this is grammar. What those strings which we are using in our syntax should be placed in a particular format which we sometimes called as syntax. In our programming languages, we call it as syntax. So to form those syntax, we follow a particular type of grammar as per languages, as per different languages, there are different grammars. So this grammar is actually set of rules which tells us how to arrange those strings to form a perfect syntax so that your program can be executed. Talking about grammar theoretically, Noam Chomsky actually classified the different types of grammar into a classification which is also known as Chomsky hierarchy. If you see here, I have written it in first line, Chomsky hierarchy. This is an important word for you because sometimes in exams it is asked like describe Chomsky hierarchy. So please remember this term, Chomsky hierarchy. So what we are going to study in this class is Chomsky hierarchy, or you can say types of grammar. So what are the types of grammar? First of all, a type 0 grammar, whose another name is recursively enumerable languages, unrestricted grammar और phase structured grammar. ये बाकी के नाम है, ये दूसरे नाम है टाइप 0 ग्रामर के, डिस्कस करेंगे हम. So type 0 grammar is the grammar which is accepted by Turing machines. So as I told you earlier, there are two things in this subject. First one is set acceptor and second one is set generator. So there is a corresponding set generator to every set acceptor, and if you can draw a machine for any language, you can generate that, you can form the grammar for that language also. मैंने ये बताया था आपको कि कोई भी लैंग्वेज होगा उसके लिए सेट जनरेटर और सेट एक्सेप्टर दो चीज हम पढ़ेंगे हमेशा. सेट एक्सेप्टर आर मशीन्स जो हमने पढ़ी हैं, ठीक है, और सेट जनरेटर्स आर एक्सप्रेशन और ग्रामर विच वी आर गोइंग टू स्टडी. जैसे हमने, अगर आप याद हो आपको, तो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है फाइनाइट स्टेट मशीन. So finite state machine was set acceptor actually, because हम उसको एक लैंग्वेज सेट प्रोवाइड करते हैं, वो मशीन उसको एक्सेप्ट उसको लेकर ये बताती है कि वेदर इट इज वैलिड और नॉट, ये एक्सेप्टेबल है या नॉन एक्सेप्टेबल है. ठीक है, आई एम सॉरी, द स्पेलिंग ऑफ एक्सेप्टर इज अ बिट रॉन्ग, जस्ट लेट मी करेक्ट इट. Set acceptor, and there is a corresponding set generator to every set acceptor in the subject. So पहले यूनिट पे हमने सेट एक्सेप्टर क्या पढ़ा, फाइनाइट स्टेट मशीन, और उसके करस्पॉन्डिंग हमने सेट जनरेटर क्या पढ़ा, रेगुलर एक्सप्रेशंस. रेगुलर एक्सप्रेशंस एक्चुअली जनरेट करता है सेट को, और फाइनाइट स्टेट मशीन उसी के करस्पॉन्डिंग उन सेट्स को एक्सेप्टेबल है या नहीं है एक्सेप्टेबल ये बताता है. सो देयर इज अ सेट एक्सेप्टर फॉर एवरी सेट जनरेटर. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टाइप 0 ग्रामर की अगर हम बात करें तो वो टाइप 0 ग्रामर के लिए सेट एक्सेप्टर क्या होगा, ट्यूरिंग मशीन्स. ठीक है. देन सेकंड इज टाइप 1 ग्रामर. टाइप 1 ग्रामर का दूसरा नाम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर या CSG इन शॉर्ट फॉर्म, नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग ग्रामर या लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर भी कहा जाता है इसे. ये बहुत सारे नाम हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं. ठीक है. सो दिस टाइप 1 ग्रामर इज एक्चुअली सबसेट ऑफ दिस टाइप 0 ग्रामर. व्हाटएवर टाइप 1 ग्रामर इज देयर, इसको आप वेन डायग्राम को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि जिस भी लैंग्वेज सेट के लिए
टाइप 1 ग्रामर बन सकता है, उसके लिए ट्यूरिंग मशीन तो बन ही जाएगा, बिकॉज ट्यूरिंग मशीन जो है वो किसका सेट एक्सेप्टर है, पावरफुल वाले सेट का, बड़े सेट का, बिगर सेट का, टाइप 0 वाले सेट का। तो सिंस टाइप 1 इज इनसाइड दिस टाइप 0 रेंज, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि टाइप 1 ग्रामर के लिए आप ट्यूरिंग मशीन तो बना सकते हैं। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बात करें टाइप 1 की, तो टाइप 1 के लिए जो सेट एक्सेप्टर हम बनाते हैं दैट इज लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, LBA, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा पर्टिकुलरली हम बनाते हैं। यहाँ पर अब ये बोला जाएगा कि जब हम ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं इस टाइप 1 ग्रामर के लिए, हम ये ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं, तो लीनियर बाउंड ऑटोमेटा की जरूरत क्या पड़ी? तो एक्चुअली पहले लीनियर बाउंड ऑटोमेटा बना, ठीक है, पहले जो थ्योरी प्रूव की गई या पहले जो मशीन एग्जिस्ट थी वो लीनियर बाउंड ऑटोमेटा थी। यहां पर जो लैंग्वेजेस हैं इन दिस रेंज, यहाँ इन दिस एरिया, ये बाद में डिस्कवर हुई, जिसके लिए ये पता चला कि लीनियर बाउंड ऑटोमेटा फेल हो रहा है। So what we have done, we found another machine, another powerful machine, which was called as Turing machine. So this Turing machine came into existence after linear bound automata. That is why we are saying कि particularly अगर हम type 1 grammar की बात करें तो उसके लिए linear bound automata हम बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रामर की, सो इट इज टाइप 2 ग्रामर, which is also known as context free grammar. Context free grammar is a subset of this type 0 and type 1, and this is accepted by push down automata. Now this push down automata, we'll study it in next unit. This push down automata is particularly made for context free grammar, but again the same thing कि इस टाइप 2 ग्रामर के लिए आप LBA और ट्यूरिंग मशीन दोनों बना सकते हो। सिंस पुश डाउन ऑटोमेटा वाज डिस्कवर्ड अर्लियर, तो इसलिए वहां पर पुश डाउन ऑटोमेटा टाइप 2 के लिए पर्टिकुलरली है। But yes, linear bound automata and Turing machine can also be designed for type 2 grammar because it is a subset. It is less powerful than type 0 and type 1. Next type of grammar is type 3 grammar, which is also known as regular grammar or a kind of regular expression. Regular expression को हम regular grammar के form में भी रख सकते हैं. So last type 3 is also known as regular grammar, और वो सबसे छोटा set है. The subset of all types of grammar is type 3 grammar, and the machine which or the set acceptor which is made corresponding to type 3 grammar is finite automata. जो हमने यूनिट 1 में हमने पढ़ा है finite automata, that is actually made for type 3 grammars. Okay, नहीं चावल तो नहीं लग रहा है। yourself, kindly mute yourself. So type 3 grammars are actually accepted by finite automata particularly, but yes, for all the type 3 grammars you can make push down automata also, linear bound automata, and Turing machine also. So this is a hierarchy, or this is a Venn diagram which shows the Chomsky hierarchy or types of grammar, the hierarchy of grammars. Why it is called as hierarchy? Because अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर एक हायरार्किकल फॉर्म में सबसे पहले टाइप 0 की बात कर रहा हूं मैं। इनिशियली बात करें तो टाइप 3 से स्टार्ट होगा। टाइप 3 ऑफ का जो ग्रामर है that was discovered सबसे earlier, and then type 2, type 1 and type 0 came into existence gradually, because type 3 grammar जैसे हमने पढ़ा, if you remember in previous class I had given you a language like this, just a second, yes, like this, L is equals to 0 की पावर n, 1 की पावर n, such that n is greater than or equals to 1. And by use of pumping lemma, we also proved this language as a non-regular language, not regular. It was a not regular set, not a regular set. So ये जैसे ही ये लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आई या ये लैंग्वेज डिस्कवर हुई, देन वी फाउंड कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो है इसका कोई रोल बचा ही नहीं, क्योंकि हम इसके लिए इस लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर ही नहीं सकते थे। तो व्हाट वी हैव डन, वी डिजाइन्ड पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर दिस लैंग्वेज।
So इसी तरीके से when other languages are found in which are in range of type 1, we came to know कि push down automata भी वहां फेल हो रहा, हम नहीं बना सकते उसके लिए. Then we discovered linear bound automata for those languages. And gradually जब हमें और unrestricted languages मिली, तब हमें पता चला कि हम इसके लिए linear bound भी नहीं बना सकते. Then we made Turing machine for that. सो ये एक चॉम्स्की हायरार्की है जो आपको ध्यान रखनी है अपने इसके लिए, क्वेश्चन के लिए. नाउ one by one I'll discuss each type of grammar. First we'll start with type 0 grammar. So type 0 grammar is actually a formal languages that can be recognized by Turing machines. जैसा कि मैंने आपको वहाँ भी बताया है कि ट्यूरिंग मशीन जो है ये इस टाइप 0 ग्रामर के सेट एक्सेप्टर जैसे काम करता है. दिस टाइप ऑफ ग्रामर डज नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन. एज यू कैन रिमेम्बर कि यहाँ पर अगर मैंने दिखाया हो आपको कि ये टाइप 0 का एक और नाम होता है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर. सो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, इसीलिए कई बार दिस टाइप ऑफ ग्रामर बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स. सो इसके लिए ट्यूरिंग मशीन जो है, ट्यूरिंग मशीन ही बना सकते हैं, बिकॉज ट्यूरिंग मशीन इज द मोस्ट पावरफुल मशीन एग्जिस्टिंग टिल डेट. सो अगर हम बात करें कि ये ग्रामर को हम लिखते कैसे हैं, तो इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्रोड्यूसेस बीटा. अगर आप यहाँ पर देखें, अल्फा followed by an arrow and then a beta is written, so it is called as alpha produces beta. Please remember this thing. इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अल्फा प्रोड्यूसेस बीटा. ठीक है, अल्फा टेंड्स टू बीटा नहीं बोलेंगे हम, ध्यान रखिएगा. अल्फा प्रोड्यूसेस बीटा. नाउ what is alpha and what is beta? So alpha actually here is v plus t का whole asterisk का मतलब है clean closure, then v plus t का whole asterisk. Now what is v, what is t here? Actually v stands for variable and t stands for terminal. After few slides I'll also let you know what is variable and what is terminal. For this इंस्टेंट प्लीज रिमेंबर कि यहाँ पर v प्लस टी एस्ट्रिक्स का मतलब हुआ वेरिएबल और टर्मिनल का कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग एप्सिलॉन. प्लीज ध्यान रखिएगा, v प्लस टी एस्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है? एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ v एंड t, दैट मीन्स वेरिएबल एंड टर्मिनल. यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं व्हाट इज v एंड व्हाट इज t. v स्टैंड्स फॉर वेरिएबल एंड t स्टैंड्स फॉर टर्मिनल. ठीक है. सो और आपको अगर याद हो तो मैंने अगर रेगुलर एक्सप्रेशन को पढ़ते समय हमने पढ़ा था कि इफ इट इज रिटन लाइक दिस कि a प्लस b एस्ट्रिक्स अगर लिखा है, इसका मतलब जस्ट अ सेकेंड, अगर a प्लस बी होल एस्ट्रिक्स लिखा है, इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b, एनी पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ a एंड b इंक्लूडिंग एप्सिलॉन. ये क्लीन क्लोजर है, इसलिए यहाँ पर इंक्लूडिंग एप्सिलॉन हम बोलेंगे. अगर यहाँ पर प्लस होता, दैट इज पॉजिटिव क्लोजर, तो हम एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन बोलते हैं, वहां एप्सिलॉन को कंसिडर नहीं करते. ठीक है. तो यहाँ पर v प्लस टी एस्ट्रिक्स का मतलब है वेरिएबल और टर्मिनल का कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन. सो पहला पार्ट तो ये हुआ. फॉलोड बाय अ वेरिएबल, कोई एक वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल के बाद भी वेरिएबल और टर्मिनल का कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा. मतलब कहने का ये है कि एटलीस्ट एक वेरिएबल तो होगा ही होगा. आप यहां ध्यान दीजिए, ये एक वेरिएबल ऐसा है जिसके ऊपर एस्ट्रिक्स नहीं लगा है, दैट मींस एक वेरिएबल तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. अब उसके आगे भी कोई भी वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन हो सकता है इंक्लूडिंग एप्सिलॉन. अगर एप्सिलॉन हो गया तो पहले कुछ नहीं आएगा, और अगर बाद में भी एप्सिलॉन आ गया तो बाद में भी कुछ नहीं आएगा. तो एटलीस्ट देयर विल बी वन वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज अल्फा. एंड बीटा का मतलब होता है any possible combination of variable and terminal, that is v plus t का whole asterisk. तो
in this way type 0 grammar is written. Means alpha could be anything, but there will be one variable on left hand side. और बीटा में क्या करेंगे हम, बीटा जो है that could be any possible combination of variable and terminal including epsilon. Means right hand side पे epsilon आ सकता है, ठीक है. Then बात करें अगर हम टाइप 1 ग्रामर की, it is also called as context sensitive grammar. इस ग्रामर के लिए जो सेट एक्सेप्टर है that is linear bound automata. लीनियर बाउंड ऑटोमेटा बनाते हैं इस ग्रामर से बनने वाली लैंग्वेजेस के लिए. दिस टाइप ऑफ ग्रामर और ऑटोमेटा इज वेरी रेयरली यूज्ड. प्लीज ध्यान रखिए, दिस इज वेरी रेयरली यूज्ड ग्रामर एंड ऑटोमेटा. दिस टाइप ऑफ ग्रामर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग टाइप. अल्फा प्रोड्यूसेस बीटा. अब यहाँ पर अल्फा और बीटा का मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है. ग्रामर हम वैसे ही लिखेंगे अल्फा प्रोड्यूसेस बीटा, बट आप ध्यान रखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस आ गई हैं. वो कंडीशंस क्या हैं कि अल्फा की लेंथ, दिस मॉड अल्फा मींस लेंथ ऑफ अल्फा शुड बी लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ बीटा. कभी भी अल्फा की लेंथ ज्यादा नहीं होगी, ध्यान रखिए, ठीक है. अब अगर आप नीचे ध्यान दें तो अल्फा वही है जो हमने टाइप 0 ग्रामर में देखा था. दैट मींस v plus t का होल एस्टेरिस्क, दैट मींस एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, फॉलोड बाय अ वेरिएबल and then followed by any possible combination of variable and terminal including epsilon. So पहले भी v plus t asterisk और बाद में भी v plus t asterisk, बीच में लेकिन एटलीस्ट एक वेरिएबल तो आएगा ही आएगा. But in right hand side there is a slight difference than type 0 grammar. यहाँ पर v plus t raised to the power plus लिखा है, that means positive closure. यहाँ epsilon नहीं आ सकता है, प्लीज ध्यान रखिए. यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है in type 1 grammar a produces epsilon production is not allowed because it violates the rule of context sensitive grammars. इसीलिए हम एक एक्सेप्शन यहाँ पर यूज करते हैं. हम यहाँ पर किसी भी वेरिएबल से हम एप्सिलॉन नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट सिंबल जो होगा वही सिर्फ एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर सकता है. उसके अलावा और कोई भी वेरिएबल एप्सिलॉन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है. अभी फिलहाल के लिए आपको वेरिएबल और टर्मिनल थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, बट प्लीज वेट. जैसे ही मैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे आऊंगा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा व्हाट आर वेरिएबल्स एंड व्हाट आर टर्मिनल्स. तो अगर यहाँ पर समझे तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर में दो कंडीशंस हैं. पहला, अल्फा का लेंथ शुड बी लेस देन और इक्वल टू बीटा का लेंथ. अल्फा इज एक्चुअली v plus t asterisk, that means any possible combination of variable and terminal followed by a variable and then again variable plus terminal का कोई भी possible combination. Then बीटा इज v plus t raised to the power plus, that means यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं आ सकता है. ध्यान रखिए, एप्सिलॉन यहाँ पर एज एन एक्सेप्शन सिर्फ स्टार्ट सिंबल प्रोड्यूस करेगा, उसके अलावा कोई भी वेरिएबल प्रोड्यूस नहीं करेगा. एंड दिस टाइप 1 ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर या लीनियर बाउंड ऑटोमेटा are very rarely used set acceptor and generator. So and this topic is also not there in your this subject theory of computation. बस इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसको डिजाइन नहीं करना है. So this is context sensitive grammar. Then comes type 2 grammar, that is context free grammar. Now this is very important type of grammar because we are going to study a lot in this subject. We are going to study this topic a lot. यहाँ पर भी type 2 grammar जो है it can be recognized by using push down automata. इस ग्रामर को भी हम अल्फा प्रोड्यूसेस बीटा के फॉर्म में ही लिखते हैं, बस अल्फा और बीटा की मीनिंग चेंज हो जाती है. यहाँ अल्फा जो है दैट इज v, या v का मतलब वेरिएबल. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अल्फा जो है वो एक सिंगल वेरिएबल होगा. लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंगल वेरिएबल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा. लेकिन बीटा जो है वो वेरिएबल प्लस टर्मिनल का कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, इंक्लूडिंग एप्सिलॉन. एप्सिलॉन भी आ सकता है. एक एग्जांपल आपके सामने मैंने यहाँ लिखा है, s इज स्टार्ट वेरिएबल हियर, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रही है ग्रामर. सो s इज प्रोड्यूसिंग a and b, ab. a is producing two production. First one is a produces aa and a produces epsilon. इसको दो तरीके से हम लिख सकते थे. ये देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता था, बट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते थे, a produces
A, and then again I can write A produces epsilon. I'm sorry, there is no symbol here in Zoom, so I'm writing epsilon directly. So it can be written in this form, but to save space and time, what we have done, we have not written that production separately. Instead, what we have done, we have used a bar sign, and then उसके बाद हमने यहाँ पर epsilon लिख दिया. दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? So, and B produces BB oblique small b. Now this context free grammar की बात करें, ये हम पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में पूरे में. Now this context free grammar is theoretical basis for syntax of most programming languages. This is the grammar which is mostly used. सबसे ज्यादा यूज होने वाली ग्रामर है. Most of the programming languages का जो syntax form होता है, उस syntax को form होने के लिए हम base जो use करते हैं, that is context free grammar. So it is very important topic. आपको समझना चाहिए इसे, ठीक है? So context free grammar में हमने दो चीजें पढ़ी. First of all, that context free grammar is accepted by push down automata. Second thing is it is written in the form of alpha produces beta, where alpha is a variable and beta is variable plus terminal का कोई भी combination including epsilon. Then comes type 3 grammar. This is the grammar which is also known as regular. The grammar grammar actually generates the language which is also called as regular languages, जो हमने पढ़ी हैं last classes में, and it is recognized by finite state machine. इसको हम दो क्लासिफिकेशन में समझते हैं, लेफ्ट लीनियर ग्रामर और राइट लीनियर ग्रामर. नाउ व्हाट इज लेफ्ट लीनियर ग्रामर? लेफ्ट लीनियर ग्रामर वो ग्रामर होती है जिसमें या तो एक टर्मिनल आएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, या तो एक टर्मिनल आएगा सिर्फ, और या तो एक टर्मिनल आएगा जिसमें एक प्रोडक्शन ऐसा होगा जो वेरिएबल से स्टार्ट हो रहा होगा. मतलब वेरिएबल शुड बी ऑन लेफ्ट मोस्ट पोजीशन. यहां पर अगर आप देखें, कैपिटल लेटर्स को एक्चुअली हम वेरिएबल बोलते हैं. अभी हम समझाएंगे इसको कैसे डिफाइन करते हैं. लेफ्ट लीनियर ग्रामर का मतलब है कि या तो सिर्फ एक अकेला टर्मिनल आए, या प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट किससे हो रहा हो, एक वेरिएबल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? नाउ वेरिएबल से स्टार्ट हो तो रहा है, लेकिन उसके बाद क्या सिंगल टर्मिनल होगा, स्मॉल ए? नहीं. दिस ए कुड बी any possible combination of terminals including epsilon. कोई भी टर्मिनल्स आ सकते हैं, एक टर्मिनल आ सकता है, एक से ज्यादा टर्मिनल आ सकते हैं, पर टर्मिनल ही होंगे. ग्रामर शुरू कहां से हो रही होगी? इस वेरिएबल से. ध्यान रखिएगा, दिस कैपिटल बी इज अ वेरिएबल. सो लेफ्ट लीनियर ग्रामर में लेफ्ट हैंड साइड पे या तो कुछ नहीं होगा, दैट मींस एप्सिलॉन. अगर यहाँ पर आप देखें स्मॉल ए जहां लिखा है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एप्सिलॉन है. या फिर यहाँ पर जैसे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, यानी वेरिएबल से स्टार्ट होगा या एप्सिलॉन से स्टार्ट होगा, और उसके बाद टर्मिनल्स का कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं. सो दिस इज लेफ्ट लीनियर ग्रामर. एंड सेकंड क्लासिफिकेशन इज राइट लीनियर ग्रामर, विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू इट. इसमें या तो सिंगल टर्मिनल होगा, या ग्रामर जो है वो किसी वेरिएबल से एंड हो रहा होगा. दैट मीन्स वेरिएबल विल बी ऑन राइट मोस्ट पोजिशन. And what is this A? A is again the same thing, any possible combination of terminal including epsilon. So these are the classification of type 3 grammar. This is also known as regular grammar, or regular. It generates regular languages. I'll tell you how it can be converted into finite automata also. So these are the classification of different types of grammars.